उस वीडियो में अधूरी रह गई थी, हम इस वीडियो में देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अंबेडकर जो है वो आते हैं और अपने बड़े भाई का जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है, वो अपने बड़े भाई और नौकर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, बट उन्हें कोई लेने नहीं आता है। वो घंटों घंटों बीत जाते हैं स्टेशन पे और वो वेट कर रहे होते हैं। उनसे स्टेशन मास्टर जो होते हैं वो पूछने आते हैं कि किसका वेट कर रहे हैं। फिर उनसे टिकट मांगा जाता है, फिर वो टिकट अपना दिखाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि यहाँ वो क्यों रुके हैं, उनको क्या काम है। तो अंबेडकर जो है वो बताते हैं कि उनको कोड़े गांव जाना था और वो पिताजी और उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई जो है नहीं आते, ना तो उनके पापा मतलब पिताजी आते हैं और ना ही उनके नौकर आते हैं। किसी का पता नहीं होता है। फिर वो सोचते हैं कि कोरेगांव जो जाना है उनको कैसे जाना है। तो वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा कपड़ा पहन रखे हैं, फिर उसके बाद में बोलने का अंदाज भी अच्छा है। वो ये सब जो है ना नोटिस कर रहा था वहाँ के जो स्टेशन मास्टर है। फिर कोई भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी नीची जाति से होंगे या अछूत बच्चे होंगे। वो एकदम एक अच्छे वेल एडुकेटेड इंसान की तरह लग रहे थे। तो स्टेशन मास्टर आते हैं, उनसे पूछने लगते हैं कि कौन है, कहाँ से हैं। तो वो बोलते हैं कि हम ब्राह्मण, मतलब मास्टर को ये लगता है कि वो जो है वो ब्राह्मण के बच्चे हैं। फिर उसके बाद में और वो मुश्किल से देखकर बड़े परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर जो है अंबेडकर जी से पूछते हैं कि कौन हो। बिना पलके झपकाए हुए मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। ये बात कौन किसने कहा था? अंबेडकर जी ने कहा था। ये मुंबई प्रांत के महार समुदाय एक अछूत जाति माना जाता है। उनको एकदम धक्का लगा। किनको लगा? वो स्टेशन मास्टर जो थे वो सुनते ही उनको एक धक्का सा लगा। वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। तो फिर जब अंबेडकर जी थे उन्होंने देखा कि एक अजीब सी घृणा वाली भावना उनके चेहरे पर हावी हो गई थी। ये सब चीज़ जो है अंबेडकर जी देख रहे थे। फिर उन्होंने उनका जवाब सुनना था। वे अपने कमरे जो है वापस चले गए थे। कौन गए थे? जो स्टेशन मास्टर था वो अपने ऑफिस चले गए। फिर वो वहीं पे खड़े रह गए थे अंबेडकर जी, और 15-20 मिनट तक बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप गया था। पिताजी जो है अंबेडकर जी के पिताजी जो है वो अभी तक नहीं आए, और ना ही उनका कोई नौकर आया, ना उनका कोई खोज खबर है। स्टेशन मास्टर भी जो है वो उनको छोड़ के चले गए थे। अंबेडकर जी को स्टेशन मास्टर भी छोड़ के चले गए, और अंबेडकर जी थे वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। यात्रा शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी थी अंबेडकर जी के चेहरे पर। आधा घंटा के बाद स्टेशन मास्टर लौट के आता है और पूछता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। ये सब वो सोचने लगते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर हमें किराए पर बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोड़े गांव जा सकते थे। ऐसा जो है स्टेशन मास्टर से अंबेडकर जी ने कहा। अगर कोड़े गांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन स्टेशन मास्टर जो है जवाब दिया हम महार हैं। कौन किसने जवाब दिया था? अंबेडकर जी ने जवाब दिया था। तो जो स्टेशन मास्टर था उसको तो सब पता चल गया था कि ये महार है, ये अछूत जाति से संप्रदाय से है, ये छुआछूत की भावनाएं लोग रखती है। अगर उनको गाड़ी में भी सवारी करके ले जाएगा लोग तो वो अछूत हो जाएगा। इसलिए लोग उनको अपने बैलगाड़ी पर भी नहीं बैठाना चाह रहे थे, और अपने गंदा और नीचा नज़र से उनको देख रहे थे। गंदा और नीचा नज़र उनको बनाना चाहते थे। फिर उसके बाद में जो वो नीची जाति के थे तो उनसे दुगना किराया देने को भी वो तैयार थे। उनको ये एहसास हो गया था कि बात पैसे की नहीं है, बात है कि हम छोटे और नीच जाति के हैं, छोटे समुदाय के हैं। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। ये बात अंबेडकर जी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या करे। और ये सब सारा चीज़ जो है स्टेशन मास्टर वहाँ पे देख रहा था। फिर उसके बाद में अंबेडकर जी कल्पना करके देखते हैं कि कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ना जाने दिया जाए। ये उस समय अंबेडकर जी सोच रहे थे कि अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहें और उनको जाने नहीं दिया जाएगा तो उनको कैसा लगेगा। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा। अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करे, आपको पानी पीने ना दे। यह छोटी सी घटना दिखती है कि कैसे गाड़ी से एक दूसरे से जगह जाने से किस साधारण काम की
सुविधा भी अच्छे बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। उस समय जो था छोटे या निम्न जाति के या अछूत समुदाय के लोग थे, वो पैसा दे के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उनको ले जाने के लिए कोई तैयार हो तब तो। उनको तो छूने से भी अछूत माना जाता था, गाड़ी वालों को भी नहीं लेके वो जाते थे, बच्चों को ले जाने मना कर दिया था, उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव व्यवहार किया था। इस कहानी में बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलित कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर व सम्मान भी नहीं मिलने देता है जो दूसरों को मिलता है। जो दूसरे बच्चों को, जो दूसरे लोगों को भी सम्मान मिलता है, वो निम्न जाति के छोटे समुदाय के लोगों को नहीं मिलता है। समानता के लिए संघर्ष। अब जो है यहाँ से अंबेडकर जी की रियल एक वास्तविक संघर्ष होती है, यहाँ से वो स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल थी। दलित, औरत, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। यहाँ से अंबेडकर जी ये सब नोटिस कर रहे थे कि जिस तरीके से मेरे साथ हो रहा है, वैसे ही किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ भी तो ऐसा होता होगा, और भी लोगों के साथ भी इतनी सारी दिक्कतें आती होगी, इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, उनको भी इसी तरीके से गाड़ियाँ नहीं मिलती होगी, लोगों को आने जाने में असुविधाएँ होती होगी। तो ये सब जब उन्होंने नोटिस किया, तो बाद में उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश शासन को अगर आज़ादी से उनको लड़ना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, सभी की समानता के लिए, सबको एक नज़र से देखने के लिए अगर लाना है, तो उनके लिए उनको आंदोलन करनी होगी, उनके खिलाफ जंग लड़ना होगा, उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। ये उसी समय अम्बेडकर जी सोच लिए थे। अब उनकी स्टार्ट होती है, जैसा कि पहले बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया, महिलाओं की मांग की। जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, मतलब पहले जो पुरुष थे उनको शिक्षा का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो उसी तरीके से महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिले, इसके लिए भी संघर्ष होना शुरू हो गया था। किसानों और दलितों को अपने आप को जमींदारों से उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया गया था। जो मतलब किसान होते थे, वो अपना जमींदार को देते थे और उनसे पैसा लेकर के वो जो है अपना फसल वगैरह बोते थे, कुछ भी मतलब जो भी फसल लगाना होता था वो लगाते थे। तो ये सबसे भी छुटकारा दिलाना था किसानों को, क्योंकि किसानों उस ऋण के तले, बोझ के तले दबे जाते थे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और राष्ट्रीय बना। ठीक है, एक राष्ट्र का निर्माण हुआ था। कब बना था? 1947 में बना था। ठीक है, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया था। उस समय वो देख रहे थे कि कितनी असमानता है हमारे राष्ट्र में। ये एक क्रिएट कौन किया था अनइक्वालिटी को? तो ब्रिटिश शासक ने किया था। फिर जब संविधान लिखा जा रहा था, तब उन्होंने ये उसमें लिखे थे कि भेदभाव को मिटाया जाए। तो आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत में, जो छुआछूत का अंत है वो आर्टिकल 17 में है। लक्ष्मीकांत का पॉलिटी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, आप पिछले वाले वीडियो में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, लोगों को इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया। कई नेताओं ने इन लड़ाइयों के हिस्से थे, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। उसी समय से ये स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे आप देखिएगा किस तरीके से अपने अधिकार की मांग कर रही है ये औरत जो है, ये किस तरीके से अपने अधिकार का मांग करने के लिए आई है। ठीक है, फिर उसके बाद इस कानून के रूप में इसको ला दिया गया था आर्टिकल 17 के तहत। अपनी पसंद पर काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। जैसे कि पहले होता था छुआछूत जो लोग थे उसके लिए अलग कैटेगरीज वाइज काम को बांट दिया गया था। जो निम्न जाति के लोग हैं वो सिर्फ साफ़ सफाई कर सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, टॉयलेट नाला ये सब साफ़ कर सकते हैं। और जो ऊँची जाति के लोग हैं वो मतलब ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, मतलब पूजा पाठ करवा सकते हैं। जो ब्राह्मण थे वो पूजा पाठ करवा सकते हैं। तो इस सब का जैसा जात
जात होता था, जैसा संप्रदाय होता था, वैसा उसके काम होते थे, ये सब बटा हुआ था। लेकिन 1947 के बाद जब भारत एक राष्ट्र बना गया था, तब उस समय अंबेडकर जी जो है उन्होंने अपनी पसंद का काम चुनने के लिए, छुआछूत का अंत करने के लिए आर्टिकल 17 को वो जोड़े थे। उस समय जो है अपना काम करने के लिए आज़ाद हो गए थे। निम्न जाति के जो लोग हैं वो कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। नौकरी में भी सभी लोगों के लिए खुली हो गई थी। इसके अलावा संविधान ने सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाली। वह गरीब और मुख्य धारा से अलग पड़ गए। समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के विशेष कदम उठाया गया। यहाँ से सभी लोगों को एक विशेष कदम उठाया गया था, ठीक है। यहाँ दिखाया गया है कि भारत का संविधान लिखने वाली समिति की कुछ सदस्य, ये सारे सदस्य हैं, ठीक है। ये सारे सदस्य हैं जब हमारा संविधान बन रहा था तब उस समय आए थे। संविधान लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, ठीक है, जो भी विविधता है उसकी इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने महसूस किया था कि लोगों अपने धर्म का पालन करने में, अपनी भाषा बोलने में, अपने त्यौहार मनाने में, अपने खुले रूप से अभिव्यक्तित करने में आज़ादी होनी चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति अपना अपना जो धर्म मान रहा है वो अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर सकता है। जैसे कि आज जो हम हिंदू धर्म में जन्म लिए, अगर हम चाहेंगे कि जैन में या बौद्धिज्म में जाना चाहें तो हम स्वतंत्र हैं। हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं, हम किसी भी त्यौहार को मान सकते हैं। इसके लिए मेरे ऊपर कोई प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा कि तुम हिंदू में जन्म लिए हो तो तुम हिंदू में ही अपना सर्वधर्म रीति रिवाज को मानो, ठीक है। तो इस तरीके से उस टाइम ये सब उसमें मेंशन किया गया था संविधान में। उन्होंने कहा था कि एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। कोई भी एक धर्म है तो किसी के ऊपर थोपना ज़बरदस्ती नहीं है। वो स्वतंत्र है कि वो किस धर्म को फॉलो करना चाहता है, किस धर्म को मानना चाहता है, वो किस त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहता है, वो उसके लिए वो स्वतंत्र है। ऐसा उन्होंने उसमें मेंशन किया था। सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, ठीक है। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा भारत कैसा है? ये धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ये सब सिर्फ किताबी भाषाएं किताबें में ही है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म जाति को मानते हैं और धर्म के नाम पर ही सेंसस करवाए जाते हैं। जनगणनाएं जो हो रही है वो धर्म में कितनी कौन सी जातियाँ हैं उनके आधार पर, उनके बेसिस पर सेंसस करवाई जाती है। वोट भी जो दिया जाता है वो धर्म जाति के नाम पे दिया जाता है। कोई यादव है, कोई ये है, तो कोई पासवान है, तो हर तरह के लोगों जैसी जातियाँ हैं उसको वैसे वोट दिया जाता है, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रही हूँ, इसलिए बुरा नहीं मानना है। जो रियलिटी है मैं वो बता रही हूँ। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव अपने धर्म का पालन करते हैं। हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। इकट्ठे रहते हैं, सभी लोग को जो है बराबर इज्जत दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भी विचार मेंशन किया गया है, जो भी थिंकिंग वगैरह मेंशन करा गया है संविधान में, वो इस पार्ट में ही है, ठीक है। वो सिर्फ किताबी भाषा में भी ही है। समानता अभी तक पूरी तरीके से समाज में नहीं लाया गया है। हालांकि इसके लिए निरंतर संघर्ष तो किया जा रहा है। भारतीयों के लिए समानता का मूल वास्तविक जीवन का हिस्सा बना है। सच्चाई बनने के लिए लोगों की संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए गए आने वाले कदम बहुत ज़रूरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं ये जो प्रीएम्बल्स है, प्रीएम्बल्स में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग मीन्स जो भी पावर है वो पब्लिक के हाथ में है। जो भी गवर्नमेंट वगैरह चुनती है, कौन चुनती है? वो पब्लिक चुनती है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो स्टार्टिंग ही है, प्रीएम्बल्स जो है वो स्टार्टिंग ही हम भारत के लोग से है, ठीक है। तो भारत को एक, पूरे भारत को एक क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उनके सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपने इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। ये आज का वीडियो यहीं तक है और सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए।